नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये भारत की विकास यात्रा में एक अद्भुत कालखंड है। एक ऐसा समय है जब देव काज को या देश काज को दोनों तेज गति से हो रहे हैं। आज विकास से जुड़े 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। वहीं आगे पीएम मोदी ने कहा कि आज डीसा एयरफोर्स स्टेशन के एनवे का भी लोकार्पण हुआ है और भविष्य में ये भारत की सुरक्षा के लिए एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा केंद्र विकसित होने वाला है। मुझे याद है कि मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार को अनेक चिट्ठियां लिखी थी, लेकिन कांग्रेस की केंद्र सरकार ने इस पर काम करने के लिए कुछ भी मन नहीं बनाया था और इस काम को रोकने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने की 6 मार्च को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली जाएंगे। पीएम मोदी अपने बंगाल दौरे के दौरान संदेशखाली हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे। सूत्रों के अनुसार इस दौरान पीएम मोदी संदेशखाली हिंसा के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पीड़िताओं से मिल भी सकते हैं। पीएम मोदी संदेशखाली का दौरा करने के बाद अगले ही दिन बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी का आगामी बंगाल दौरा लोकसभा चुनाव के तहत पार्टी की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में संदेशखाली में महिलाओं ने टीएमसी के दिग्गज नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो इस समय चर्चाओं में चल रहे पश्चिम बंगाल के संदेशखाली को लेकर विपक्षी नेता लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं ने टीएमसी के दिग्गज नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संदेशखाली की घटना पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने बयान भी दिया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि बशीरहाट में हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में बंद करके रखा गया है। मेरा उद्देश्य है कि मैं आज उनसे जेल में जाकर मिलूं और ये विश्वास दिलाऊं कि पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है और हम उन्हें जेल से बाहर निकालेंगे। और इसी के साथ आगे उन्होंने कहा कि मैं डीजीपी से पूछना चाहता था कि शेख शाहजहां को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तो स्पेस सेक्टर को लेकर कैबिनेट के फैसले पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। स्पेस सेक्टर को लेकर कैबिनेट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर यह एक ऐतिहासिक फैसला है। ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता था। पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक स्पेस सेक्टर में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निजी निवेश हुआ। स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप 200 तक पहुंच गए। एफडीआई को लेकर फैसले से हमारी स्पेस इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगी। तो बस कुछ ही महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव के चलते सपा और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर चल रहे विवाद अब सपा और कांग्रेस के बीच सहमति बन गई है। वहीं इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों पर इस गठबंधन को जमानत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। सपा कांग्रेस का गठबंधन हम 2017 में देख चुके हैं। इसी के साथ आगे डिप्टी सीएम ने कहा कि 2017 में कांग्रेस और सपा का कुछ वजूद भी नहीं बच पाया था। अब इनके पास सिर्फ फोटो खिंचवाने वाले कुछ गिने चुने ही लोग बचे हुए हैं। तो केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा किसानों के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ किसानों के मुद्दे पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। किसानों को समझाया गया है कि चर्चा के जरिए हल निकाला जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने उन्हें बताया है कि केवल चर्चा से ही इस मामले का हल निकाला जाएगा। हमें एक साथ मिलकर हल निकालना चाहिए जिससे कि ये सबके लिए लाभदायक भी हो। मुझे उम्मीद है कि एक साथ हम हल निकाल लेंगे। किसानों की दिल्ली कूच को लेकर अर्जुन मुंडा ने कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि किसानों के साथ कई दौर की बातचीत हुई। कुछ मुद्दों की सहमति के लिए दोनों पक्षों को और मेहनत करनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसा ही कर भी रही है। तो ओडिशा के नरंगपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 लोकसभा क्षेत्रों नरंगपुर, कालाहांडी और बोलांगीर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी ने कांग्रेस द्वारा पैदा किए गए राजनीतिक में विश्वसनीयता के संकट को समाप्त किया है और वादों को पूरा करके लोगों का विश्वास भी हासिल किया है। साथ ही उन्होंने कहा
कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं किया, जिससे लोगों का नेताओं पर से भरोसा उठ गया था। लेकिन बीजेपी ने अपने चुनावी वादों को पूरा करके लोगों का भरोसा जीता है। इस प्रकार राजनीति में विश्वसनीयता का संकट समाप्त हुआ है। जनता को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव के बाद लोगों से किए वादे भूल जाती थी और इसलिए लोगों का नेताओं पर भी भरोसा उठ गया था। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में सत्ता में आने के बाद काफी चीजें बदली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आर्थिक आतंकवाद शुरू करने का गंभीर आरोप लगाया और दावा किया कि उसने खातों से 65 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाका डालकर निकाल ली है ताकि लोकसभा चुनाव से पहले उसे आर्थिक रूप से अपंग बनाया जा सके। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को तानाशाही राज में बदलने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को आर्थिक रूप से अपंग बनाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा है कि यह कांग्रेस की आर्थिक रूप से हत्या करने का प्रयास नहीं है बल्कि लोकतंत्र की ही हत्या है। रमेश ने कहा और दावा किया कि कर आतंकवादी हमले के जरिए यह प्रयास हो रहा है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव मजबूती से नहीं लड़ सके। वेणुगोपाल ने कहा कि बीजेपी द्वारा कांग्रेस के खिलाफ आर्थिक आतंकवाद शुरू किया गया है। हमें ये पैसा आम लोगों और कार्यकर्ताओं से मिला है। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल के खातों को एक तरह से हाईजैक कर लिया गया है। तो मुंबई में हीरानंदानी ग्रुप के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत हीरानंदानी ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब हीरानंदानी ग्रुप के खिलाफ ईडी ने कोई रेड की हो। इससे पहले भी 2022 में भी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने जाने माने बिल्डर हीरानंदानी ग्रुप के 24 ठिकानों पर छापा मारा था। तो रांची पीएमएलए कोर्ट से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका मिला है। बता दें कि अब झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन बजट सत्र में भी भाग नहीं ले सकेंगे। बता दें रांची पीएमएलए कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कल से बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत में है और इसी के चलते पूर्व सीएम ने पीएमएलए कोर्ट से बजट सत्र में भाग लेने के लिए अनुमति मांगी थी, जिसे पीएमएलए कोर्ट ने सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया है। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।